गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी 2009 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इससे पहले छोटी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मिलेगा यूपीटीजीटी 2021 यानी कि 2021 के पेपर का सोल्यूशन और पीडीएफ, 2016 के सोल्यूशन वीडियो और पीडीएफ, 2013 के सोल्यूशन वीडियो और पीडीएफ, 2011 के सोल्यूशन वीडियो और पीडीएफ, 2010 के सोल्यूशन वीडियो और पीडीएफ। और इस समय 2009 का ये पहला पार्ट है। 5 पार्ट में प्रत्येक पेपर हल किया गया है और अलग अलग इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से भी जाके आप इन्हें देख सकते हैं। और इनके कंप्लीट PYQ 1 शॉट भी पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। यहाँ पे देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कह रहा कौन से करेक्ट हैं। तो देखिए कह रहा है कि मॉड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम। तो देखिए ये होता है हिस्टोग्राम, हमारा इस टाइप का होता है, आयत चित्र जुड़े होते हैं ये। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है, तो जो सबसे ऊंचा होगा यानी कि उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या दिखाएगा, मॉड होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू होगी, ये फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, मॉड होगी। यानी कि हिस्टोग्राम की मदद से मॉड को कंप्यूट किया जाता है। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखेंगे, कह रहा मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। तो जो मीडियन होती है वो क्या होती है, पैमाना बदलने से स्वतंत्र नहीं है। अगर पैमाना बदलेगा तो मीडियन बदल जाएगी, यानी कि, लेकिन ये कह क्या रहा है, स्वतंत्र नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये भी करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है, वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। देखिए इंडिपेंडेंट नहीं, वेरियंस क्या होता है, ओरिजिन और स्केल के चेंज पे डिपेंडेंट होता है। तो ये बात यहाँ पे गलत लिखी गई है, यानी कि यहाँ पे पहला पार्ट भी सही है, दूसरा पार्ट भी सही है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कि एक में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है इसका LCM। देखिएगा क्या क्या, HCF निकालना है, HCF ऑफ द x² + x। पहले में इसके फैक्टर कर लेने हैं। देखते हैं यहाँ पे x² + x - 6 = 0। x² माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x माइनस का 2x, फैक्टर हो जाएंगे इंटू 6। कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2। इसके फैक्टर आ गए x + 3 और x - 2। दूसरा वाला उठाएंगे, x² माइनस का x - 6 = 0। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। यहाँ पे जो फैक्टर निकल के आएंगे x - 2, x - 3 और x + 2, ये दोनों फैक्टर होके आ जाएंगे। अब देखिएगा हमें दोनों का निकालना है HCF। HCF का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो x + 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि x + 3 भी नहीं आएगा कॉमन। x - 2 देखो यहाँ है लेकिन यहाँ, मतलब कि वहाँ पे तो है x - 2 लेकिन यहाँ पे नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। और ऐसे दौरान जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब वहाँ पे क्या होता है, HCF जो होता है 1, यानी कि 1 सभी के फैक्टर होते हैं। 1 क्या होते हैं, सभी फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि x² - y, इनका LCM निकालना है। तो देखो x² माइनस का y², x² माइनस का y², ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में x - y हो गया। अच्छा ये क्या है भाई, x + y का होल स्क्वायर = इसे हम लिख सकते हैं x + y और इंटू x + y। चलिएगा निकालते हैं इनका LCM।
देखो ऊपर वाले तो पूरे फैक्टर दोनों उठा के रख दो, x प्लस वाई भी रख लिया और x माइनस वाई भी रख लिया। नीचे देखो जो बचा है उसे भी रख लो। x प्लस वाई एक बार तो लिख गया है, लेकिन यहाँ पे एक बार और आया है तो उसे लिख लिया जाए। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ ले लो, ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, है ना। तीसरे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, क्या होगा इसका? LCM होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि इफ 1 इज 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है कि जो 1 है एक रूट है किसका? इस इक्वेशन का, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन पे रखा जाए तो सेटिस्फाइड करेगा, है ना भाई। अगर 1 जो है यानी कि x की एक ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड कर रही, भाई रूट है तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको सेटिस्फाइड करेगी। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर रख दीजिए, क्योंकि ये संतुष्ट करेगा इससे। तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? a, यहाँ b बचेगा और यहाँ पे c बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि चौथे में ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा, यानी कि डी वाला पार्ट क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में हैव रियल लीनियर फैक्टर्स। अब देखिए रियल लीनियर फैक्टर दो सिचुएशन में किए जा सकते हैं। एक कब? जब d का मान ग्रेटर देन 0 हो, और दूसरा क्या है? जब d इज इक्वल टू 0 हो। यानी कि जब d का मान क्या हो? कोई धनात्मक संख्या हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, या फिर d का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो? इक्वल टू 0 हो। अगर इन दोनों सिचुएशंस को हम कंबाइंड कर दें, कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ये बन जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होती है? ये कंडीशन होती है वास्तविक रैखिक गुणनखंडन के रूप में किया जा सकता है। इनके फैक्टर वास्तविक रैखिक गुणनखंडन इनका किया जा सकता है। कब? जब d इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 0। तो रखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर, देखो b की वैल्यू माइनस का 2 है तो हो जाएगा 4, बी स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू p है और c का वैल्यू कितना है? 2 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा ये? 8p, 4 माइनस का 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 8p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 8p इधर है, माइनस का 4 इधर है, तो माइनस का 8p, अब माइनस हटा दीजिए यहाँ से, माइनस हटाएंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा? इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, है ना। ये आ गया 4, कितना आ जाएगा? फी, और ये 8 डिवाइड आ जाएगा तो 4 दूनी 8, ये 4/8 हो जाएगा, 4 एक अन्नम 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा भाई? p लेस दैन इक्वल टू 1/2, लेस दैन इक्वल टू 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। ये हैं ए बी और सी, यहाँ ले लेते हैं, यही लेते हैं। चलो ए इज इक्वल टू ले लो भाई, ए की वैल्यू कितनी है? 1 ले लो, बी और सी 1 2 3 किस में है? डॉट डॉट इन ए पी, ये ए पी में हो गए। अच्छा फिर क्या कह रहा है? बी सी डी जो है वो क्या है? जी पी में है। तो बी सी डी, जिनमें बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3 और डी की क्या होगी? देखो क्या आएगा यहाँ पे? सी स्क्वायर बराबर बी डी आएगा। सी स्क्वायर बराबर बी डी यानी कि 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 बी डी, 2 डी। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 9/2, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए? 9/2। अभी इस किस में हो गए? इन जी पी। अच्छा ये जी पी में हो गए। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? सी डी ई, सी डी और कौन? ई, वो किस में है? इन एच पी, इन एच पी, ये किस में है? एच पी पे है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 9/2। और ई के बारे में भी सोचते हैं क्या आएगा। देखो तो यहाँ पे क्या होता है भाई? ये होता है 9/2, यानी कि एच इक्वल टू क्या होता है? 2ab हुआ करता है, 2ab, तो 3 दूनी 6e बटा a प्लस बी, यानी कि 3 प्लस, यानी कि बीच वाला जो होता है बराबर होता है किसके?
2ab यानी कि इन दोनों के गुणनफल के तो 3 दूनी 6 ही हो गया, प्लस 3 प्लस ई हो गया, तो इसे काट दीजिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, तो 4e हो गया। 4e बराबर हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, मल्टीप्लाई करिए अब यहाँ पे 9 इज इक्वल टू आ गया 9 प्लस 3 ई इज इक्वल टू 4e, तो यहाँ से आ गया e इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, e इज इक्वल टू कितना आ गया 9, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाए e की जगह पे कितना आ जाएगा भाई 9। अब प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि ए सी ई, ए का वैल्यू कितना है ए सी ई, अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 3 और ई का वैल्यू कितना है 9, कह रहा है किस में होंगे, तो एकदम सिंपल समझ में आ रहा है कि अगर 3 का डिवाइड करेंगे, रेशियो देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो 3 आएगा, 3/1 3, 9/3 3, जहाँ पे कॉमन रेशियो 3 आ रहा है और कॉमन रेशियो अगर इक्वल होता है तो किस में होते हैं जीपी में होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें लेट करने वाला ही सबसे अच्छा मेथड होगा इसे हल करने का। चलेगा नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ, इन सबका हमें सम निकालना है, तो ये क्या होता भाई 1 का क्यूब अगर लिखा होता, मान लीजिए वो लिखा होता हमसे, चलो मैं यहाँ नहीं करेक्शन कर रहा, यहीं देख लेते हैं। कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक n-1 का क्यूब प्लस n क्यूब, यानी कि ये n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम पूछा है हमसे, तो वो क्या होता है 1/2 n इंटू n+1 की पावर में 2 ये होता है। और वर्ग का क्या होता है भाई, वर्ग का होता है n/2 n इंटू n+1, ये सम वर्ग का होता है। और अगर मैं कहूँ सॉरी वर्ग का नहीं, ये क्या होता है नॉर्मल, अगर n नेचुरल नंबर्स ऐड की गई हैं तो 1/2 n इंटू n+1, और अगर वर्ग हो उनके वर्गों का सम निकालना हो तो 1/6 n इंटू n+1 और 2n+1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्यूब की सम की बात किया है इसने, तो कौन सा सही होगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर है ना, कौन सा 7वें में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि सम ऑफ, हमें इनके सम निकालने हैं। हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू सिर्फ 1 लेंगे, यानी कि जो भी रही होगी हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम उसमें हम एक पद ले रहे हैं। अच्छा इसका एक पद लेंगे हम, तो हम n बराबर 1 ले रहे हैं तो हमें 2 पद लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रसार में पदों की संख्या जो होती है एक ज़्यादा होती है। अगर आप n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे 2 पद जो होंगे क्या होंगे, मतलब कि एक n+1 होता है एक प्रसार में ज़्यादा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे n की जगह पे हम 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 पद जोड़ने पड़ेंगे तब किसी एक के बराबर आएगा। देखते हैं यहाँ पे nc0 का होल स्क्वायर प्लस nc1 का होल स्क्वायर, देखो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 2। और जिस ऑप्शन में n बराबर 1 रखने पे 2 आ जाए वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला वाला देखते हैं 2ncn, जहाँ n है वहाँ पे आपको 1 रखना है, तो 2c1 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 8वें में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सीरीज का सम निकालना है। देखो इस सीरीज का सम निकालेंगे, पहले हमें क्या करना है, इसे हम लिख लेंगे 1/1, ठीक है 1/1 लिख लिया। अब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये एक जीपी सीरीज एपी सीरीज बन रही है, और इसका nवां पद जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n-1, ठीक है। अरे वही हमारा a + n-1 इंटू डी, ए कितना है 1 है प्लस n-1, डी कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2n-2 + 1 घटा दीजिए 2n-1 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 2n-1 और नीचे देखिए कितना है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, कहाँ से शुरू हो रहा है, एक पद छोड़ के शुरू हो रहे हैं फैक्टोरियल, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल। अब देखिए इसी का हमें लगा देना है समेसन, ठीक है 1 से लेके इनफाइनाइट तक के लिए लगा दीजिए भाई। इसे हम थोड़ा सा इसे समेसन यहाँ ना लगाएं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एक यहाँ पे घटा दो, एक यहाँ पे घटा दो और एक जोड़ दो, एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे, जोड़ दिया भाई कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 लेंगे कॉमन तो ये n माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये लिख जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस, और ये हो जाएगा 1 बट्टे n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 अपान n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस ये आ जाएगा 1 बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और आपको पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2e हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का e हो जाएगा। जब हम इसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 रखेंगे तो ये 2e के बराबर आ जाएगा और ये 1e के बराबर आ जाएगा, और दोनों मिला के हो जाएंगे 3e। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 9वें में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी की पावर n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0। कह रहा है इसके फिफ्थ टर्म्स और सिक्स्थ टर्म दोनों का जो सम है वो क्या है, 0 है। यानी कि कहने का मतलब ये कहा जा सकता है कि t5 इज इक्वल टू माइनस का t6 लिख दिया हमने। t5 को क्या लिखोगे, 4 + 1, और इसे क्या लिखा जाएगा, t5 + 1। अब यहाँ पे लगा दीजिए nवां पद। आपको पता है कि tr बराबर क्या होता है भाई, ncr, और x की पावर n माइनस r और a की पावर r। किसके प्रसार में होता है ये, x + a की होल पावर n के प्रसार में nवां पद r + 1वां पद ये होता है। चलिए n यहाँ पे कितना दिया गया है, n की जगह पे n ही है, तो देखिएगा यहाँ पे ncr nc4 इंटू फिर क्या है a की जगह पे क्या रखना, n माइनस r, तो n माइनस 4, और b की जगह पे कितना रखना है, तो माइनस का b दिया गया है, माइनस की b की पावर में r यानी कि 4 इज इक्वल टू माइनस में दिया गया है nc5, a की पावर n माइनस 5 और माइनस b की पावर 5, तो ये माइनस माइनस इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा, और ये b की पावर 5 हो जाएगा। भाई विषम संख्या है, विषम संख्या माइनस दे देगी। चलिएगा अब देखिएगा ये कितना आ जाएगा, nc4 डिवाइडेड बाई nc5 इज इक्वल टू, देखो b की पावर 4 है ना, ये कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे सिर्फ एक b बचेगी, और ये n-4 है, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक a बचेगा, वो भी माइनस का है ना, कितना बचेगा, माइनस का a की पावर -1 सिर्फ बचेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, ये तो उधर चला गया, ये आ गया ऊपर b है और नीचे कितना हो गया a की पावर -1 है, उसे हम नीचे गए, b बाई a हो गया। अब इसे करेंगे हम कैलकुलेट, इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, 1 मिनट, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को काट दीजिए। अच्छा इसे काट देंगे तो ये n-4 तो निकल जाएगा, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को काट देगा, चलेगा 5 फैक्टोरियल है, तो ऊपर 5 बचा, 5 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 बटे, इसे हम लिखेंगे n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, तो n-5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कट जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा n-4 b बाई a। तो देखिए यहाँ पे a बाई b निकालना है हमें, लेकिन तो पलट दीजिए दोनों को, a बाई b बराबर कितना हो जाएगा, n-4 बाई 5, कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, यहाँ पे ऑप्शन सही हो गया डी ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है कि ये किससे विभाज्य होगा, नंबर जो है 7 की पावर 2n। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे n बराबर आप 1 रख दीजिए, n बराबर 1 रख के देख लीजिए किससे कट रही है संख्या, फिर उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, रखेंगे। तो देखिए n बराबर 1 रखेंगे तो 7 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, तो कितना हो जाएगा 49 + 1 50। अब 50 किससे कटेगा, 25 से विभाज्य होगा, है ना, 2 वाला रखोगे तो 2 भी विभाज्य होगा, तो किससे डिवाइड करेगा ये, 25 से। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 11वें में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या रहा है, कह रहा है कि इफ G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, कह रहा है कि जो G है वो ऑर्डर n का एक ग्रुप है और H क्या है, इसका एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर m है, देन क्या होगा, n बराबर m, n डिवाइड्स m डिवाइड्स n, नन ऑफ दी अबव, कौन इनमें से सही होगा। देखिए एक बात याद रखेंगे, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, the order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group। कहने का मतलब ये है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा वो डिवाइड होगा किससे, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से। तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना दिया गया है, n दिया गया है और ये m दिया गया है, यानी कि n डिवाइड्स m, यानी कि n जो है m से डिवाइड्स तो होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, m n से विभाज्य है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 12वें में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे। तो ये बात याद रखेंगे, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, तो n बाई m, यानी कि n डिवाइड्स m, यानी कि n m से डिवाइड होता है। ठीक है, जो m है n से क्या है, विभाज्य है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक मिनट, हाँ, हमें क्या करना है, कह रहा है कि द फंक्शन f सच दैट r 0 टेंड्स टू r गिवन बाई fx इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 2 बाई e की पावर 2x माइनस 1 कैन बी मेड कॉन्टिन्यूस। कह रहा कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है एट x इज इक्वल टू 0 बाई डिफाइनिंग f0। कह रहा है f0 क्या हो, तो देखिए हमें पता है कि अगर x इक्वल टू 0 पे भाई ये कंटिन्यूस हो सकता है, कब, जब एक ऊपर करते हैं इसे, कंटिन्यूस होगा यदि x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू वो इक्वल आ जाए किसके, x इज इक्वल टू a के लिमिट के बराबर, तभी तो कंटिन्यूस होगा। हमें f0 ही निकालना है यहाँ पे, तो x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स, अगर इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा ये e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस का 1 और माइनस का 2x, ये आ गया। चलिएगा रख देते हैं भाई, ये आ जाएगा e की पावर में 2x माइनस का 2x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 1 माइनस 1 ऊपर 0 आ गया, नीचे देखो 1 माइनस 1 ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये बन रही है 0/0 की फॉर्म, और जहाँ पे 0/0 फॉर्म बनती है वहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लगाइए एल हॉस्पिटल रूल दोनों में, आंसर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो लगाई पहले इसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, e की पावर 2x, और 2 फिर से हो जाएगा इसका e की पावर में हो जाएगा ये 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस का 2, और इसका तो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या होगा भाई, पहले इसका ले लो, x को बाहर करोगे, x करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2 आ जाएगा, और e की पावर में 2x हो जाएगा, और इसका माइनस 1 का तो 0 ही हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, बस भाई इसका फिर से होगा, x का 1 हो जाएगा, पहले हमने क्या किया, अंदर वाले के लिए सेकेंड वाले पार्ट का, उसका क्या हो गया, e की पावर 2x हो गया, 2 बाहर निकल आया उससे सिर्फ,
-1 का तो 0 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट वाले पार्ट का किया, सेकंड को रखा, फर्स्ट को किया तो सेकंड चुपचाप रखा, फर्स्ट का 1 हो गया। चलिएगा अब देखिए यहाँ पे 0 रख के देखा जाए क्या अभी भी 0 का फॉर्म प्राप्त हो रहा है, तो 2 - 2 ऊपर 0 आ गया, नीचे भी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 अभी भी 0/0 का फॉर्म प्राप्त हो रहा है। तो एक बार हम यहाँ पे अभी भी यहाँ पे हमें 0/0 का फॉर्म प्राप्त हो रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म मिल रहा है। हम फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, x टेंस टू 0 चलिएगा तो कितना हो जाएगा 4e⁻²x और इसका हो गया 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी फिर से इसे करना पड़ेगा, 2 को रखिए बाहर, 2 को रख दिया हमने बाहर, कितना हो गया x इंटू e⁻²x, फिर से वही हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये x रहा बाहर तो 2x e⁻²x प्लस फिर से क्या होगा हमें e⁻²x का, अब x का करेंगे तो e⁻²x आ जाएगा, e⁻²x हो गया। अच्छा प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू e⁻²x और ये माइनस का तो 0 हो गया। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, अब करिए यहाँ पे, अब फिर से अप्लाई करिए लिमिट, अब लिमिट अप्लाई हो जाएगी, अब 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि कोई भी निगेटिव टर्म नहीं बचा यहाँ पे। तो ऊपर देखो 4 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू, देखो ये तो 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 आ गया, प्लस आगे वाले से भी 2 आ गया, कितना आ गया 4/4 आ गया, दोनों कैंसिल कर दीजिए 1 आ जाएगा। तो F0 क्या डिफाइन होना चाहिए, 1 के बराबर हो, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाए करेक्ट हो जाए। 13 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हमसे कि इफ़ f(x) इज इक्वल टू दिया गया है और x - 1 इंटू साइन 1/x - 1, कब इस फंक्शन को हमें यूज करना है, जब डज नॉट इक्वल टू 1 हो और x इक्वल टू 0 पे। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एफ नाइदर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी और x इक्वल टू 1 दोनों पे चेक करनी है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन हमें दिया है, हम इसे ऊपर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो यहाँ पे f(x) हमें दिया गया है, f(x) कितना दिया गया है x - 1 और साइन 1/x, साइन 1/x - 1, ये फंक्शन हमें गिवन है। चलो x इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी। तो LHD और RHD अगर दोनों इक्वल आएंगे तो क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होगा। चलिएगा हम पहले चेक करेंगे इसकी LHD लिमिट कितना हो जाएगा भाई, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे h लेके चल रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और इफ क्या होता है फंक्शन में आ जाएगा 1 माइनस का h माइनस का f1, चल डिवाइडेड बाई कितना हो गया माइनस का h, रख दीजिए सारी वैल्यू, कितना आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h1, तो ये कितना हो जाएगा, इसी में उठा के रख दीजिए, तो देखो कितना हो जाएगा 1 माइनस का h माइनस 1, 1 1 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का h। अच्छा यहाँ पे साइन के साथ भी यही होगा, साइन 1 माइनस का h हो जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास माइनस का h है। अच्छा फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा, आगे वाला 0 हो जाएगा, f1 जब रखोगे तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। इससे दोनों कैंसिल हो गए, अब यहाँ पे सिर्फ माइनस निकल के आ गया और ये कितना आ गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, ये माइनस का आ गया, ये LHD आ गया। अच्छा इसी तरह हम क्या करेंगे RHD निकालेंगे, RHD के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 डिवाइडेड बाई कितना h हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिमिट निकल के आएगी सेम रखने के बाद आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। देखो
1/h अगर h की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस 1 से -1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे देखो माइनस लगा है और यहाँ पे क्या है प्लस, यानी कि इन दोनों कंडीशन में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो LHD और RHD कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। LHD डज नॉट टू इक्वल टू RHD, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, इसलिए x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय नहीं होगा। x इक्वल टू 1 पे अवकलनीय नहीं होगा। चलेगा, अब हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पे हम चेक करेंगे LHD निकालूंगा, RHD आपको निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लिमिट, वही फार्मूला सेम होता है हमारा, h टेंस टू 0 और कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस h रखना होगा, तो 0 माइनस h माइनस का 1 हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ हमें रखना 0 माइनस h रख दिया। और सेम इसके साथ भी होगा, साइन 1/0 माइनस h माइनस का 1 हो जाएगा। और आगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई माइनस का h हो जाएगा, माइनस का h हो गया। अच्छा चलो अब इसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। देखो अब यहाँ पे अगर हम माइनस का h है ना, माइनस कॉमन ले लें और नीचे से माइनस कॉमन ले लें, वहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस क्या करना हमें कॉमन लेना है, ये हो जाएगा h प्लस 1 और ये आ जाएगा साइन 1/, कितना, ये भी h प्लस 1 हो जाएगा भाई, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से लिया, दोनों प्लस के हो गए, माइनस का ये है हमारा साइन 1 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। देखिएगा आगे, अच्छा अब ऊपर क्या करना है, ऊपर और नीचे देखो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, साइन 1 है ये 1 है और ये कितना हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, अगर h इक्वल टू 0 रखेंगे तो, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे भी अप्लाई किया जाए। तो पहले हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकेंड से करेंगे, h प्लस 1 को छोड़िए, इसमें अप्लाई करिए, तो हो जाएगा कॉस 1/h प्लस 1 इंटू h प्लस 1 का फिर से हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा निकल के, यहाँ से माइनस निकल के आएगा, माइनस 1 निकल के आएगा, तो माइनस को आप बाहर कर लीजिए, यहाँ माइनस रख लीजिए, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे। अच्छा माइनस हमने निकाल लिया बाहर, और इसका कितना हो जाएगा, 1/h प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन 1 का तो 0 हो जाएगा। अच्छा अभी तो इसका फिर से होगा ना, h प्लस 1 का होगा, तो प्लस 1/, साइन 1/, नहीं है साइन एंगल में है, ये कितना हो जाएगा, साइन 1/h प्लस 1 इंटू h प्लस 1 में h का 1 हो जाएगा और उसका 1 हो जाएगा, तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, लिमिट रख दीजिए, h की जगह पे 0 रख दीजिए, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 0 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस 1, माइनस का कॉस 1 प्लस का साइन 1 और डिवाइडेड बाई माइनस 1 को ऊपर ले जाओ, माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस 1 माइनस का साइन 1, कॉस 1 माइनस का साइन 1। अच्छा LHD हो गया ये। RHD की बात करें अगर हम, तो देखो RHD भी सेम इसी तरह रख के निकालेंगे, तो RHD भी हमारा आ जाएगा कॉस 1 माइनस का साइन 1। तो LHD और RHD दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, यानी कि इसे x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल और x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। देखिएगा तो क्या होगा भाई, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, बट नॉट एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, आपके सामने हमने निकाला, यानी कि 14 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि साइन इनवर्स, अच्छा देखो यहाँ पे हम इसे चाहते हैं, इसे भी ये साइन में है ना, इसे कॉस में चेंज कर लिया जाए, तो ट्राइंगल बना लो, कॉसेक है ना, यह थीटा ले लो। अच्छा ये कितना होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, ऊपर कर्ण है नीचे क्या है लंब है,
तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5, लंब किसके सामने होगा 4, बेस कितना हो जाएगा 3। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये कितना हो गया साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक को हम चेंज कर रहे हैं कॉस में, ये हो गया कॉस इनवर्स आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5, 3/5 इज इक्वल टू I/2। अच्छा हमें एक बात और पता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ π/2 है, थीटा में देखो यहाँ पे अगर x की जगह पे थीटा भी सेम होने चाहिए, जितना यहाँ पे है वही सेम यहाँ पे होना चाहिए। तो 5 की जगह पे 5 तो है, लेकिन x की जगह पे अगर 3 आ जाए तो मामला सेट हो जाए। कंपेयर करेंगे साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर π/2 तो है, और ये एंगल थीटा भी हमें पता है 3/5 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी x की जगह पर अगर 3 हो जाए 3/5, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 π/2 के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है कि मॉडुलस z प्लस 4 लेस दैन इक्वल टू 3, ये है हमारा r। अच्छा हमें यहाँ पे z+1 बनाना है, बना लीजिए z+1। तो मॉडुलस तो z+3 को अलग कर ले, है ना, 3 को क्या करें अलग कर ले, तो z+1 रहने दीजिए, प्लस का 3 कर लीजिए। अच्छा ये हमारा r की वैल्यू है, ये क्या है लेस दैन इक्वल टू 3, ये है r, और ये वाला जो है वो m की वैल्यू है, किसकी है m। और मैंने बताया था कि मॉडुलस किसका, ये z+1 की बात हो रही ना, z+1 मैक्सिमम किसके बराबर होगा r प्लस m के। r किसके बराबर है 3 है, m के बराबर कितना है 3 है। अरे यही तो होता था इसका, हम लोग अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होती तो हम क्या करते, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर करते, फिर ये 3 9 और ये कितना आ जाता 3 आता तब भी, है ना। तो इसी m को जोड़ते घटाते हैं, अगर r के साथ जोड़ दिया जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, घटा दिया जाएगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो 6 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 6 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 16 में सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कई बार ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, और हम लोगों ने जब हमको ना भुलाना सीरीज किया था उस सीरीज में भी इस प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक बेहतरीन सीरीज है हमको ना भुलाना, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। चलेगा, यानी कि यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू आई थीटा, कितना आया x इज इक्वल टू आई थीटा प्लस e⁻i थीटा और 2 cos थीटा के बराबर होता है। तो याद रखेंगे जब भी ये x की जगह पे आई थीटा रखो प्लस 1/x, इसकी जगह पे आई थीटा रखो, ऊपर जाएगा e⁻i थीटा होगा, प्लस मैंने दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो आइलर्स थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो साइन वाले कट जाएंगे टर्म्स, 2 cos थीटा बचेगा, यानी कि ये लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे y बराबर भी आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा e की पावर में i5। तो हमें निकालना है इसकी वैल्यू x की पावर m। अब देखो x की पावर m का मतलब क्या हो गया, e की पावर i m थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो गया x की पावर m बटा y की पावर n प्लस y की पावर n बटा x की पावर m। अच्छा e की पावर i n फाई प्लस e की पावर i n फाई डिवाइडेड बाई e की पावर i m थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर में हो जाएगा i, पहले तो i आ जाएगा i m थीटा माइनस का n फाई प्लस माइनस लेंगे कॉमन माइनस i इंटू ये भी हो जाएगा m थीटा माइनस n फाई। अब देखो सेम बन गया, वो सेम बन गया वही e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा, और आपको पता है कि 2 cos थीटा के बराबर होता है। cos थीटा थीटा की जगह पर कितना दिया गया है m थीटा माइनस का n फाई, तो 2 cos m थीटा माइनस n फाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन 17 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई आई होता है, 2 पाई आई, यानी कि 18 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा कि अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। अच्छा, हवा के द्वारा टूट गया है, एक पेड़ है जो हवा की वजह से क्या हुआ है, टूटा है। चल तोड़ देते हैं। टूट गया भाई, मान लो यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद इट्स अपर पार्ट टच द ग्राउंड एट अ पॉइंट, कह रहा है जो इसका अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो टूटा है, यहाँ से टूटा तो नीचे आया होगा। अच्छा, मान लो ये अपर पार्ट वाई है, तो जो वाई वाला पार्ट है टूट के कहाँ, ज़मीन से 10 मीटर दूरी पर एक बिंदु पे टच कर रहा है, टच कर रहा है। और कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहा द इंटायर लेंथ ऑफ ट्री, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। अच्छा, 45 दिया गया है, कितना दिया गया है, 45 डिग्री। तो ये अगर हमें 10 दी गई है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर हम 10 लगा देंगे इसमें तो 10 45 लगा दो तो ये 10 है, ये 10 दोनों बराबर आ जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद ये 10 आ गई, इतना पार्ट 10 आ गया, वाई और निकाल दो, 10 + वाई आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसमें लगा दीजिए साइन 45, साइन 45 लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया गया 10, कर्ण कितना दिया गया वाई। अच्छा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 को उसके साथ गुणा होगा, तो ये आ गया y बराबर कितना आ गया 10√2। और हमें निकालना है क्या, संपूर्ण लंबाई, टोटल लेंथ निकालनी है, एंटायर लेंथ निकालनी है। वो कितनी हो जाएगी भाई, 10 + y, ये 10 जोड़ दो प्लस का y कर दो, टोटल पेड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 + 10√2, 10 ले लो कॉमन, तो √2 + 1, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 10 × 1 + √2 मीटर, है ना, 2 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 में ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा था रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस Pn और 3, कह रहा है कि P न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 फोर्स हैं जिनका रिजल्टेंट कितना है 7N है। तो क्या होता है भाई, हमें पता है वो क्या होता है, R² = होता है P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। तो देखिए R² रिजल्टेंट कितना है 7, 7 कितना हो गया 49, और एक कितना है P² धन 3 का स्क्वायर यानी कि 9 धन 3 दूनी 6 P cos अल्फा। अच्छा, ये हो गया पहला। दूसरी बात कह रहा है इफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स 3N इज रिवर्स्ड, यानी कि डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब क्या है, फोर्स 3 की जगह पे -3 ले लिया जाए, तो -3 ले लो तो कितना हो रहा है √19, तो रूट हटेगा तो ये 19 आ जाएगा, = ये तो यही रहेगा P², -3 का स्क्वायर भी 9 ही रहेगा, माइनस का ये हो जाएगा 6, क्योंकि वो कितना है हमारे पास 3 दूनी 6, वो P है और P है, तो 3 दूनी 6 P cos अल्फा। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, 49 + 19 = 2P² और प्लस का 9 प्लस का 9, एक 9 इससे घटा दीजिए, एक 9 इससे घटा दीजिए, इससे घटाएंगे 9 तो 40 बचेगा, इससे घटाएंगे तो 10 बचेगा, 2P² हो जाएगा। P² बराबर 40 50 हो जाएगा, 2P² बराबर 50, P² बराबर 25, P बराबर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा है, देखिएगा क्या कहा है कि एक सर्कल दिया गया है, सबसे पहला काम हमारा एक वृत्त बनाना है। ये एक वृत्त है, वृत्त में हमसे कहा POB, तो हम सबसे पहले POB, ये हमारा O है मान लेते हैं, O क्या है ओरिजिन है, ये ध्यान रखेंगे POB। अच्छा, POB इज डायमीटर ऑफ सर्कल PABQ। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और है A, मान लो A यहाँ पे है, A ले लिया हमने तो मिला लीजिए इसको। चित्र कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में एकदम करेक्ट बन जाए, है ना। ABP 60 अंश का दिया गया है, कौन सा ABP, ये वाला कोण जो है हमको
60 अंश का दिया गया है। ये 60 अंश है और ये अर्धवृत्त पे बना कोण है तो ये 90 अंश होगा, और ये 90 अंश हो गया तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, 30 अंश हो गया। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि बी क्यू ए, तो बी क्यू ए निकालना है तो क्यू मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे है, क्यू यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि सर्कल पे ही है वो भी। पी ए बी क्यू आर पॉइंट्स ऑन सर्कल, है ना, ठीक है, यहाँ भी लिया जा सकता है कहीं पे, देखिएगा मिला लेते हैं इसे भी, क्योंकि यही कोण हमें निकालना है। कौन सा? बी क्यू ए, ये कोण कितना होगा ये हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात आपको खनक गई होगी, समझ में आ ही गया होगा। देखिएगा, ये हम आर्क देख रहे हैं, ये आर्क देख रहे हैं ए बी आर्क, इसी आर्क के द्वारा देख रहे हैं ना, ये आर्क, इस आर्क के द्वारा कोण बना है कौन सा? अपना कोण, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा? बी क्यू ए, नीले कलर से मैं इसे दिखा रहा हूँ, बी क्यू ए, और सेम इसी आर्क से, इसी चाप से, ए बी चाप के द्वारा ही कोण बना है हमारा कौन सा? ए पी बी, ए पी बी, ये कितना दिया है? 30 अंश, तो ये 30 है, और हमें पता है एक ही चाप के द्वारा बने कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट के इक्वल क्या होते हैं? एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेम सेगमेंट के एंगल है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो एंगल बी क्यू ए बराबर कितना होगा? 30 अंश होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 21 में ऑप्शन सही होगा सी, 21 में ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल विच आर्क पासिंग द पॉइंट। अच्छा, एक कोई फैमिली है सर्कल की, कहाँ से पास हो रही है? वो भाई पास हो रही है 1,-1 से पास हो रही है, और एक्स अक्ष को टच कर रही है, एक्स अक्ष को टच कर रही है, वाई को नहीं टच की, एक्स अक्ष को यहाँ टच कर रही है, और ये होगा इसका सेंटर H, के, और यहाँ पे कहीं पे होगा -1,1, जिससे ये होके जा रही है। अच्छा, पास हो रही है। H, H टेंजेंट टू द एक्सेस और द टेंजेंट टू द एक्सेस, ठीक है, एक्सेस एक्सेस को टच कर रही है। इफ H, A आर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल H, K है, देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ K इज गिवन बाय द इंटरवल। कह रहा तो K की वैल्यू कहाँ पे होगी? तो देखिएगा, ये क्या है भाई? ये है कोटि, ऑर्डर, ऑर्डर किसके बराबर है? K के बराबर है, K के बराबर है। तो यहाँ पे जो रेडियस होगी इस सर्कल की, जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी? इक्वल टू होगी किसके? मॉडुलस ऑफ K, यानी कि K के पॉजिटिव मान के बराबर होगी। भाई इस सर्कल की जो रेडियस होगी K के पॉजिटिव मान के बराबर होगी। तो अब हम निकालेंगे इस सर्कल की रेडियस। तो इस सर्कल की रेडियस देखो, यहाँ से ये होगी, इसके बराबर ही तो होगी इसकी रेडियस। कितनी हो जाएगी? रूट में h+1 का स्क्वायर, h+1 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा? K-1 का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगी? मॉडुलस के, यानी कि K के बराबर हो गई। हमें क्या करना है? दोनों तरफ मॉडुलस ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h²। अरे इसका होल वर्क क्या करो? होल वर्क कर दीजिए दोनों तरफ, h+1 + 2h + K² +1 - 2K इज इक्वल टू K² हो जाएगा, और K² से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये हो गया h², ठीक है, 1 1 2 हो जाएंगे, h² हो गया, प्लस का हो गया 2h, और +2 ले लो कॉमन, 2 × a हो जाएगा 1 - K = 0। हमारे पास h में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, एक द्विघात समीकरण आ चुका है। तो क्या इसका विविक्त कर के बारे में सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोचा जा सकता है। इसका जो विविक्त कर होगा, इस इक्वेशन का विविक्त कर क्या होगा? > 0, या तो 0 होगा या क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। चलिएगा, 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो कितना हो जाएगा? 4 - 4 × 2 × 1 - का K हो जाएगा, > 0,
कितना हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 1 माइनस के। अच्छा तो ये हो जाएगा 1/2, इधर कर दें, इधर 1/2 भाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 माइनस के। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वैल्यू के की, दोनों तरफ माइनस करेंगे के, तो माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का के आ जाएगा, तो के आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1/2 के बराबर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो के होगा यहाँ पे ग्रेटर देन के क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, 1 मिनट, जो के होगा माइनस का के 1/2 हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा के लेस देन इक्वल टू, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 हो जाए भाई, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, फिर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, कितना हो गया 4, 1/2 आ जाएगा, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, जब माइनस का आएगा तो क्या होगा, ये मुंह के की तरफ हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 में बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरे करेंगे 1/2 होगा, माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगी ना इक्वलिटी, उसकी तरफ के की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि लेट एल बी द लाइन ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द प्लेन, दो प्लेन दिए गए हैं हमको। अच्छा, हम कह रहे हैं जहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पे ए बी सी पॉइंट है। तो देखिए इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 2a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को छोड़ दिया जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म से हमारा कोई मतलब नहीं चलेगा। ये कितना हो गया, a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। दोनों को हल करके ए बी सी के मान निकाले जाए। हल करने के लिए वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे, ए बी सी, ये माइनस का भी हो जाएगा बराबर बराबर, चलो माइनस का भी हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 किसके बराबर होगा, 3 के, भी ये छोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 1, यानी कि ये भी हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। इसके पास आ जाओ सी के पास, 3 दूनी 6 माइनस 3, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। दोनों को हटाएंगे, घटा देंगे तो ए इज इक्वल टू 1 बराबर, दोनों को क्या करें, दोनों तरफ काट दीजिए, विभाजित करेंगे ना 3 से, तो यह आ जाएगा माइनस का बी है तो बी को हटाइए, 3 से विभाजित करेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा और ये आ जाएगा c/1। हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा बराबर क्या होता है, कोस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा एल के बराबर होता है, और एल बराबर क्या होता है, ए बाई रूट में कितना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, 1/1 प्लस 1 प्लस 1/√3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 में ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमारे पास एक परवलय है, हल भी किया जा सकता है और इसे सेटिस्फैक्शन से भी कर सकते हैं। इस परवलय की इक्वेशन दी गई है y² इज इक्वल टू 8x, और इसकी एक हमें टेंजेंट गिवन है, इसकी एक टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट इसकी दी गई है, उस टेंजेंट का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 2। अच्छा, तो देखो जो भी पॉइंट होगा दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, जहाँ पे ये स्पर्श बिंदु ही निकालना है हमें, तो जो भी पॉइंट होगा इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो पहला तो देखो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, दूसरे के पास चलो, इक्वेशन पहले इसे भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखो 0 रखेंगे, दूसरा भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तीसरा भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि 0 आ जाएगा, 0 और 8 बराबर थोड़ी होंगे, 0 और -16 बराबर थोड़ी होंगे, तो कौन सा बच रहा है, एक ही बच रहा है, सी वाला ऑप्शन इसे सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर निकाल के बताया जाए, तो देखिएगा हमें इस पॉइंट को हम लेट कर रहे हैं, एक पॉइंट हम ले रहे हैं x1 y1, तो x1 y1 पर हम इसकी टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। कितना हो जाता है भाई, ये y1 हो जाएगा, और इसे 4 कर देते हैं और इसे x प्लस x1 लिख देते हैं। तो यहाँ से y इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y1 इंटू x प्लस 4x1y1, और इसकी टेंजेंट हमें गिवन है, इसी टेंजेंट का इक्वेशन हमें दिया गया है, वो दी गई है क्या, y इज इक्वल टू में दी गई है x प्लस 2। कंपेयर कर लो, x के गुणांक का कंपेयर करोगे तो 4/y1 बराबर आएगा 1, तो यानी कि y1 बराबर आ जाएगा 4। दूसरा
फिर क्या करो, अचर पद का गुणांक इक्वल कर लो, ये कितना आ जाएगा 4x1 बटा y1, इसे काट दीजिए 2 आ जाएगा। अच्छा y1 कितना है 4 दिया गया है, वो भी कितना आ जाएगा x1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पॉइंट क्या बन जाएगा 2,4 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई यहाँ पे भी? ऑप्शन इससे भी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा सही होगा। वैसे तो पहले सेटिस्फैक्शन से ही हो जाएगा, आपको आगे नहीं भटकना है बिल्कुल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 25 में हमसे कह रहा है कि वन ऑफ द लाइन्स ऑफ द एम वाई स्क्वायर, कह रहा है इनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो पहले। तो हम इनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल रहे हैं। इनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म का ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ये होता है एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ए का वैल्यू दिया गया है कितना माइनस का एम, और बी का वैल्यू कितना दिया गया है एम। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। एच का वैल्यू कितना दिया गया है 1 माइनस एम स्क्वायर बाई 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस का 1 माइनस, क्योंकि भाई क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर करो 2h इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर, एच बराबर आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर बटा 2, और एच की वैल्यू रखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, इतना आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2m हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस का हो जाएगा 4m, माइनस का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का 4m xy। अच्छा अब यहाँ पे हमें दिया गया एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एम वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा 0। अब एक एक गुणनखंड को आप 0 के बराबर ले लीजिए। एक बार आप 0 कर दीजिए, 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर बराबर आएगा 1 और m बराबर आएगा प्लस माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में करेक्ट होगा। चलेगा, आज का सेशन यहीं तक। कल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का जो भी बचा हुआ पार्ट है, यानी कि पार्ट 2 कल आएगा। शाम में मिलेंगे हम लोग शाम 8 बजे, ठीक है। आप सभी अगर वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं तो शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमें अगर मोटिवेशन मिला तो सच में बता रहे हैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।